हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोकोनट आईएएस एंड ये अपनी सीरीज है इकोनॉमिक करंट अफेयर्स। इसमें हम द हिंदू में इकोनॉमी से रिलेटेड जो आर्टिकल्स आते हैं उनको डिस्कस करते हैं। आज हम 4 आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन है ये इंडिया की ग्रोथ से रिलेटेड है। सेकंड है अपना एफडीआई इनफ्लो से रिलेटेड होगा। एंड थर्ड है ओपेक प्लस जो कंट्रीज हैं उन्होंने डिसाइड किया है कि अभी आउटपुट इंक्रीज करेंगे। फोर्थ है ये गवर्नमेंट का जो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है उससे रिलेटेड है। तो फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है अपना जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं सीईए कृष्णा मूर्ति सुब्रमण्यम, उनके अकॉर्डिंग इंडिया की जो ग्रोथ रेट होगी फाइनेंशियल ईयर 22 में 11% तक रहेगी। और जो हमारा फिजिकल डेफिसिट का जो टारगेट है 6.8% ऑफ जीडीपी वो भी हम मेट कर लेंगे। और हमारी ग्रोथ कितनी होगी फाइनेंशियल ईयर 22 में 11%, है ना। तो इनके अकॉर्डिंग यही की जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर जैसे कंस्ट्रक्शन वगैरह में वो हम ज़्यादा करेंगे, 35% ज़्यादा है फाइनेंशियल 22 में। और इसकी वजह से क्या होगा, जो इनफॉर्मल सेक्टर है उसमें जॉब्स क्रिएट होंगी। अगर जॉब्स क्रिएट होंगी तो लोगों के पास पैसा आएगा, और उनके पास पैसा आएगा, उनकी जॉब्स लगेंगी तो डिमांड इंक्रीज होगी। और इस वजह से मतलब हमारी जो ग्रोथ है वो 11% रहेगी। और इन्होंने ये भी आर्गूमेंट दिया कि जो ग्रोथ विदाउट हाई इन्फ्लेशन होगी, है ना, ये जो ग्रोथ होगी उसमें इन्फ्लेशन हाई नहीं होगा, क्योंकि जो अभी इन्फ्लेशन है वो टेम्परेरी सप्लाई साइड इफेक्ट्स की वजह से है, क्योंकि हमारी सप्लाई अभी हो नहीं रही, मतलब ये टेम्परेरी है ना। जो इकोनॉमिक रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं कोविड वगैरह की वजह से, तो इस वजह से सप्लाई नहीं हो रही है, इस वजह से हाई इन्फ्लेशन है इकोनॉमी में। वो बाद में सेटल डाउन हो जाएगा, सप्लाई हमारी इंक्रीज हो जाएगी तो हमारा इन्फ्लेशन हाई नहीं रहेगा। एंड इन्होंने एक ये बात बोली कि जो बैंक लेड इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग है उसकी वजह से ही बैड एसेट्स हो रहे हैं, है ना। बैंकों के पास एनपीए की प्रॉब्लम हो रही है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की। तो मतलब वो हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो फंडिंग हो रही है वो बैंक के थ्रू हो रही है, और इस वजह से एनपीए की प्रॉब्लम है। एनपीए क्या होता है, अगर आपने लोन लिया है और उसको अगर 90 डेज तक या तो प्रिंसिपल या इंटरेस्ट पे नहीं किया है ना, आफ्टर 90 डेज अगर इंटरेस्ट या प्रिंसिपल पे नहीं किया तो वो जो एसेट होता है बैंक का वो एनपीए डिक्लेयर हो जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो जाता है। ओके, तो ये मतलब ग्रोथ का टारगेट था सीईए अकॉर्डिंग 11%। एंड एफ जो फिजिकल डेफिसिट टारगेट है 6.8% ऑफ जीडीपी वो हम मेट कर लेंगे। सेकेंड न्यूज है अपनी रिवाइवल साइन ऑफ इंडियन इकोनॉमी अकॉर्डिंग टू फिनेंस मिनिस्टर। तो फिनेंस मिनिस्टर ने बोला है कि अभी जो इंडियन इकोनॉमी है वो रिवाइवल साइन शो कर रही है ना। वो कैसे कि जो हमारा जो एफडीआई इनफ्लो है वो इंक्रीज हुआ है ना। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है इंडिया में वो इंक्रीज हुआ है बाई 25%, है ना। 25% के आसपास इंक्रीज हुआ है, और 64 बिलियन के आसपास हो गए हैं। और इंडिया अभी 5th लार्जेस्ट रिसिपिएंट है वर्ल्ड में एफडीआई का, है ना। 5वें नंबर पे है, सबसे ज़्यादा एफडीआई हमारे अंदर मतलब इंडिया में फ्लो करती है। इन 2020 में 2020 में हम 5th पोजिशन पे हैं। हम कभी फर्स्ट पोजिशन पे भी होते थे नो डाउट, बट अभी हम 5th पोजिशन पे हैं। होपफुली हम इंक्रीज हो जाएगी हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट एफडीआई। एंड टॉप अगर इन्वेस्टर की बात करें इंडिया में कौन करता है तो सिंगापुर टॉप इन्वेस्टर है। एंड डेस्टिनेशन की बात करें इंडिया में सबसे ज़्यादा एफडीआई कहाँ आ रही है अभी, तो गुजरात स्टेट में आ रही है, गुजरात टॉप एफडीआई डेस्टिनेशन है। और सेक्टर की बात करें कि सबसे ज़्यादा एफडीआई कौन से सेक्टर में आ रही है अभी 2020 में, तो ये सेक्टर है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, है ना। तो इन सब में आ रही है। एंड एफडीआई से फ़ायदा ये होता है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो होता है इसमें मतलब ये एफपीआई या एफआईआई होते हैं उनसे अलग होती है। एफडीआई होती है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इसमें एक इन्वेस्टमेंट होता है, मतलब आप किसी कंपनी में, आप किसी मतलब एक प्रोडक्टिव मतलब जो प्रोडक्शन होता है उस चीज़ में आप इन्वेस्ट करते हो। तो इसका मतलब ये होता है कि कोई आपके यहाँ एफडीआई में इन्वेस्ट कर रहा है तो वो यहाँ पे अपना उसका अच्छे मतलब कोई प्रोडक्टिव काम हो रहा है इंडिया की इकोनॉमी में, है ना। जॉब्स जनरेट होते हैं उससे। एंड मतलब कंस्ट्रक्शन या फिर मैन्युफैक्चरिंग ऐसी कंपनीज होती है उनमें इन्वेस्टमेंट होता है, लाइक इक्विटी इन्वेस्टमेंट नहीं होता। जैसे एफआईआई है या एफपीआई है, एफआईआई में फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट होता है, जैसे इक्विटी में होता है, स्टॉक में होता है ना। ऐसा नहीं होता स्टॉक मार्केट में, इक्विटी में, शेयर्स में ये जो इन्वेस्टमेंट होता है उसमें कोई प्रोडक्टिव काम नहीं होता, किसी को जॉब्स नहीं मिल रही होती, है ना। तो मतलब जॉब जनरेट नहीं होगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होगा इसमें। उसमें तो सिंपल होता है कि आपने इन्वेस्ट किया, आपको जब लगा आप अपना पैसा लेके बाहर कहीं दूसरे में इन्वेस्ट कर देते हो, तो वो पैसा होता है ना, आता है और जाता है, उसमें कोई जॉब जनरेट नहीं होती, एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होता, तो इकोनॉमी को एज सच फायदा नहीं होता, एक स्टेबिलिटी नहीं होती मार्केट में, है ना। वो किसी भी टाइम आप पैसा लेके बाहर जा सकते हो, एफआईआई जो एफपीआई जो होते हैं उन सब में। बट एफडीआई क्या होती है, वो इन्वेस्टमेंट करती है, जैसे हमारी डोमेस्टिक कंपनीज हमारे इंडिया में इन्वेस्टमेंट करती हैं और बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, तो ऐसा होता है एफडीआई। तो एफडीआई किसी भी कंट्री में आ रहा है तो एक अच्छा साइन होता है उस कंट्री की इकोनॉमी के लिए, तो एफडीआई होना चाहिए बजाय कि एफआईआई।
FI शॉर्ट टर्म के लिए ठीक है, बट वो मतलब इंस्टेबिलिटी भी क्रिएट कर सकता है ना, हमारी जो फॉरेन एक्सचेंज फॉरेक्स मार्केट है। ओके ओके दैट्स इट ना। तो FDI इनफ्लो हमारा इंक्रीज हुआ है, न्यूज़ यही थी। एंड थर्ड न्यूज़ है अपनी ओपेक प्लस जो मीटिंग हो रही थी थोड़े टाइम से हम देख रहे थे। ओपेक प्लस में कौन से होते हैं, जो ओपेक कंट्रीज हैं, ओपेक में 13 कंट्रीज हैं, है ना, हमने कई बार डिस्कस किया उसको ओपेक को। एंड ओपेक प्लस में क्या होता है, जो ओपेक के अलावा जो रशिया है और रशिया के साथ कुछ और कंट्रीज हैं, साउथ सूडान है और भी पाँच छः कंट्रीज हैं, तो वो सब मिलके ओपेक प्लस बनाते हैं। मतलब ये जो ओपेक जो कार्टेल था, ऑयल प्रोड्यूसिंग जो एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है उनका, तो उनमें कुछ ज़्यादा ही ऐसे वो हो जाता था कि वो लोग प्राइस को आउटपुट को बढ़ाते नहीं थे। तो सॉरी, ये रशिया ने अपना इनिशिएटिव लिया था, ओपेक प्लस बनाया था। लेकिन अभी इनकी मीटिंग थी इंक्रीज करने के लिए, सप्लाई बढ़ाने के लिए, क्योंकि आप सबको पता है कि जो फ्यूल प्राइसेस हैं मार्केट में बहुत हाई हैं, अबव 100 चल रहे हैं, है ना। क्योंकि ये लोग सप्लाई नहीं बढ़ा रहे थे, प्रोडक्शन नहीं बढ़ा रहे थे। इन्हें लग रहा था कि जो ग्लोबल मार्केट है उसमें डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो अभी हम सप्लाई कम करेंगे, रेट बढ़ा के रखेंगे। बट रशिया ने भी अभी प्रेशराइज किया कि नहीं, उसको इंक्रीज़ करना है, लेकिन UAE वगैरह मान नहीं रहे थे, इंक्रीज़ नहीं कर रहे थे। तो लेकिन अभी शायद अभी संडे को मीटिंग थी इनकी, तो इन्होंने अभी रेज़ किया है, मतलब प्राइस राइज़ किए हैं, और आउटपुट जो होगा सप्लाई ये अगस्त से इंक्रीज़ करना स्टार्ट करेंगे। और जैसे ये न्यूज़ आई, आपको पता है कि जो हमारा स्टॉक मार्केट होता है, दूसरा होता है वो सेंसिटिव होता है ऐसी न्यूज़ से, तो जो ऑयल प्राइसेस थे वो शार्पली फॉल मतलब गिर गए हैं, कम हो गए हैं। और जो ब्रेंट क्रूड ऑयल था, जो ब्रेंट क्रूड ऑयल है, और WTI है, वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट ऑयल है, तो ये मतलब इनका जो प्राइस था वो कम हो गया। ब्रेंट क्रूड क्या होता है, मोस्टली जो ब्रेंट क्रूड है ये ओपेक कंट्रीज हैं वो यूज़ करते हैं। और ब्रेंट क्रूड ये जो नॉर्थ सी के आसपास का एरिया है ना, UK के ऊपर वाला, वहाँ पे मतलब इनके ये सब, वहाँ इस एरिया में इनके कई सारे वो हैं, अपने प्लांट वगैरह जो भी लगा लो। तो ब्रेंट क्रूड जो है वो ओपेक कंट्रीज यूज़ करती है मोस्टली, और US का जो ऑयल है उसको WTI या वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट बोलते हैं, है ना। ये वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट वाला क्वेश्चन भी आया था 2020 के प्री में। ओके, तो मतलब बात यही है कि अब थोड़े प्राइस नीचे गए हैं, इसकी वजह से इंडिया को भी फ़ायदा होगा, क्योंकि हमारा इन्फ्लेशन फ्यूल की वजह से बहुत ज़्यादा था, CPI इन्फ्लेशन या कंज्यूमर जो इन्फ्लेशन था बहुत ज़्यादा था, तो अब प्राइस नीचे जाएंगे तो हमारे लिए अच्छा होगा, मतलब बहुत अच्छा होगा, हमारा थोड़ा लिए हमारा बेनिफिट होगा अब इंडिया के लिए। फोर्थ है अपनी न्यूज़ है कि गवर्नमेंट ने अभी बताया कि गवर्नमेंट का जो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है वो 2.41 लाख करोड़ पहुंच गया है ना। तो मतलब ये अच्छा है कि डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन, काफ़ी कलेक्शन हुआ है मतलब डायरेक्ट टैक्स में। तो डायरेक्ट टैक्स होता क्या, ये देखते हैं। डायरेक्ट टैक्स जो होता है ना, वो टैक्स होता है वेयर इंसिडेंट एंड इम्पैक्ट ऑफ टैक्सेशन डायरेक्टली फॉल ऑन ए पर्सन ऑन होम इट इज़ इम्पोज्ड। तो इसमें क्या होता है कि अगर जिसके ऊपर टैक्स लगाया है, जैसे गवर्नमेंट ने जिसके ऊपर टैक्स लगाया है उसी के ऊपर उसका इम्पैक्ट होता है, इंसिडेंट उसी के ऊपर होता है, मतलब उसी को पे करना पड़ता है, वो उसे पास ऑन नहीं कर सकता किसी के ऊपर, है ना। जो टैक्स का बर्डन है ऐसा नहीं है कि किसी और को पे मतलब पास ऑन कर दिया, कोई और पे करेगा, जिसके ऊपर टैक्स लगा उसी को मतलब पे करना पड़ता है। और ये प्रोग्रेसिव होता है नेचर में, जैसे इनकम टैक्स होता है, तो इनकम टैक्स जिस इंडिविजुअल की इनकम पे लगता है, पर्टिकुलर इंडिविजुअल की इनकम पे, तो जिस पे लगा उसी को पे करना है। ऐसा नहीं कि वो पास ऑन कर देगा, किसी और कंपनी को बोल देगा या किसी और को बोल देगा, नहीं, जिसके ऊपर लगता है उसी को पे करना पड़ता है। बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड एंड दैट इज प्रोग्रेसिव इन नेचर। प्रोग्रेसिव इन नेचर मतलब जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाती है आपका टैक्स भी बढ़ता जाता है ना, मतलब इसलिए प्रोग्रेसिव होता है। तो ये प्रोग्रेसिव इसलिए है कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, मतलब जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है वो तो हर एक पे बराबर ही लगता है। तो इसमें जो पूर लोग होते हैं वो सबसे ज़्यादा इफेक्टेड होते हैं इनडायरेक्ट टैक्स में, क्योंकि सब पे बराबर लगता है, अमीर हो चाहे कोई गरीब हो। बट जो डायरेक्ट टैक्स होता है ये तो अकॉर्डिंग टू आपकी इनकम बढ़ी उसके ऊपर आपका ज़्यादा लगता है। तो इससे क्या होता है, ये जो पैसा होता है डायरेक्ट टैक्स से कलेक्ट होता है उसको काम में लिया जाता है, जो भी डिसएडवांटेज सेक्शन हैं, है ना, जो गरीब लोग हैं उनको बहुत सारी सर्विसेज दी जाती हैं, सब्सिडी दी जाती हैं, या दूसरी जो भी सोशल सेक्टर की जो गवर्नमेंट स्कीम चलाती है, तो उनको मतलब वहाँ पे शिफ्ट किया जाता है उनके अच्छे के लिए, डायरेक्ट टैक्स का जो प्रोग्रेसिव होता है इसलिए। एंड एग्जाम्पल है जैसे इनकम टैक्स है, कॉर्पोरेशन टैक्स है जो कंपनीज का होता है ना, ये सब डायरेक्ट टैक्स के ही एग्जाम्पल है। और हमारा ये कलेक्शन था गवर्नमेंट का कि काफ़ी अच्छा कलेक्शन हुआ है। ओके, तो आज हमारी ये 4 न्यूज़ थी, और अभी रिपोर्ट्स देख लेते हैं हम। 2 रिपोर्ट्स हैं। फर्स्ट है अपनी इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। तो इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट कौन रिलीज करता है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, जो FSI है, FSI फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, वो कौन सी रिपोर्ट रिलीज करता है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट सॉरी इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट रिलीज करता है FSI। एंड ग्रीन इंडेक्स, ओके शॉर्ट में बोलते हैं ग्रीनएक्स या ग्रीन इंडेक्स, ये कौन रिलीज करता है, ये BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो याद रख लें कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, BSE है,
वो रिलीज करता है ग्रीन एक्स या ग्रीन इंडेक्स। ओके, और इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है, ये कौन निकालता है? ये FSI, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया रिलीज करता है। 2 ही रिपोर्ट थी इसमें। एंड थैंक यू सो मच।